अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने बायो का 7 चैप्टर स्टार्ट करना है, एंजाइम्स। बच्चों, एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। उसमें हिस्सा नहीं लेते, उसमें ख़ुद शामिल नहीं होते, सिर्फ उसको तेज़ करते हैं। तो एंजाइम्स की मिसालें अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सन वगैरह जो हैं ये खुराक को हज़म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और देखें ये क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं, सेल्स के अंदर नहीं होते, तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले हैं नीचे, दूसरी एग्जांपल जो है वो है काइनेज की और लाइगेज की। ठीक है, तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में बहुत से काइनेज एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं। फिर लाइगेज, क्योंकि अब ये देखिए सेल्स के अंदर जाके काम करते हैं, इसलिए इनको इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जानदारों में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर रेस्पिरेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिस्म में एक्सचेंज होता है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। मतलब बहुत से सिस्टम्स जो इंसान के अंदर या जानदारों के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें तो उसकी दो इकसाम हैं। मेटाबॉलिज्म की दो इकसाम में सबसे पहले कैटाबॉलिज्म आ जाता है, जैसा कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है। जब पेचीदा मॉलिक्यूल्स को सादा में तोड़ा जाए तो उसको इन रिएक्शंस में को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन रिएक्शंस से तवानाई खारिज होती है। जब एक मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं और साथ इसकी एनर्जी खारिज होती है। तो मिसालें इसकी देख लें तो नंबर 1 पे आ जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ा जाता है और तवानाई हासिल की जाती है। तो उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है लिपोलाइसिस। लिपो मीन लिपिड्स की, लाइसिस मीन तोड़ा जाता है। तो जब लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में तोड़ा जाता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज होती है और इन रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप आ जाती है मेटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म नाम से ही ज़ाहिर है, यानी जिसमें पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे या सादा मॉलिक्यूल्स से पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और इसमें एनर्जी सर्फ होती है या खर्च होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस, जिसमें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज तैयार किया जाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। फिर इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देख लें तो प्रोटीन की तैयारी, जिसमें अमाइनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाई जाती हैं। यानी मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस तरह की रिएक्शंस को एनाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म के बाद बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक है, जो इस चैप्टर का नाम भी है एंजाइम्स, वो हमने पढ़ना है। तो एंजाइम्स जो हैं ये ऐसे कैटलिस्ट होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। याद रहे बच्चों कि ये एंजाइम्स जो हैं ये ख़ुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, अगर इनकी साख्त हम देखें या इनकी तरकीब देखें तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और एंजाइम्स जो हैं वो हर सबस्ट्रेट के लिए या हर केमिकल रिएक्शन के लिए मखसूस होते हैं। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम ने असर करना होता है, या वो जगह है जहाँ पर किसी भी एंजाइम ने अपना एक्शन या काम करना होता है। ठीक बच्चों, ये देखिए मैंने साथ ही नीचे एनिमेटेड डायग्राम भी लगाई है कि नीचे वाला जो है पोर्शन है वो एंजाइम है और उसके साथ देखिए किस तरह के सबस्ट्रेट लगता है और फिर उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो सबस्ट्रेट अलहदा हो जाता है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स अपनी रिएक्शंस को उन रिएक्शंस की निस्बत लाखों गुना तेज़ कर सकते हैं जिनको कैटालाइज नहीं किया जाता। अब बच्चों हम एंजाइम्स की खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वन बाय वन करके देखते हैं। तो एंजाइम्स की केमिकल नौइयत जो है ये बुनियादी तौर पर एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। पहली खसूसियत इसकी ये है कि एंजाइम्स कीमियाई तौर पर प्रोटीन्स होते हैं और आम तौर पर इनमें 100 से लेकर 1000 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं। नंबर 2 पे बच्चों आ जाता है ग्लोबल साख्त, यानी एंजाइम्स एक 3 जहती या 3 डायमेंशनल ग्लोबल साख्त रखते हैं। ऐसी साख्त की वजह से एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जो मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ सकती है। बच्चों ये देखिए, जैसे आपके सामने एक मैंने एनिमेटेड डायग्राम लगाई है, तो इसमें ये अगर आप ये वाली ये चीज़ देखें ना, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये जो इसके साथ आके जुड़ रहा है ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये वाली जिसके साथ आके सबस्ट्रेट जुड़ता है। सबस्ट्रेट जो है ये वो जगह होती है या वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने असर करना है या एंजाइम ने एक्शन करना है, अपना अपना काम करना है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है वो मखसूस होता है हर एंजाइम के लिए। तो ये देखिए सबस्ट्रेट आके इसके साथ इसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये वाली एक्टिव साइट है, और ये मखसूस है जो इस शेप का होगा वही इसके साथ आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये ग्लोबल साख्त बन जाती है एंजाइम की, 3 डायमेंशनल ग्लोबल साख्त। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो है एंजाइम्स का मखसूस होना है। एंजाइम्स उन रिएक्शंस के लिए इंतहाई मखसूस है जिनको वो तेज़ यानी कैटलाइज करते हैं। वो सबस्ट्रेट नौइयत के लिए भी बहुत मखसूस होते हैं। ये पीछे भी बच्चों आपको एनिमेटेड डायग्राम में भी मैंने दिखाया था कि सबस्ट्रेट उसी एंजाइम के साथ जुड़ेगा जिसके लिए वो मखसूस है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है एमाइलेज एंजाइम की, तो ये उस रिएक्शन को ही तेज़ करता है जिसमें स्टार्च को सादा शक्कर में तोड़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। उसके बाद नंबर 4 पे जाता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। बच्चों ये ऊपर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो सेल के बाहर हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और जो सेल के अंदर मौजूद हैं उनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि काम करने के मुकाम की बुनियाद पर एंजाइम्स की ग्रोहबंदी की जाती है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स सेल के अंदर ही काम करते हैं, मसलन सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स सेल से बाहर खारिज किए जाते हैं जहां वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। मसलन वो एंजाइम्स जो मैदे की दीवारों के सेल से मैदे की कैविटी में खारिज कर दिए जाते हैं जहां वो खुराक की डाइजेशन करते हैं। जो 5वां पॉइंट देखें तो ये है एंजाइम्स के कोफैक्टर्स। तो बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको फंक्शनल होने के लिए यानी काम करने के लिए इजाफी गैर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे गैर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कोफैक्टर्स कहते हैं। बच्चों ये नीचे एनिमेटेड डायग्राम देखें तो इसमें जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है वो कोएंजाइम है, जो रेड कलर का है वो एंजाइम है, और ब्लू कलर का जो है वो सबस्ट्रेट है। और ये देखिए जब तीनों जुड़ जाते हैं तो फिर एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, और इस तरह से फिर प्रोडक्ट्स कोएंजाइम और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसी गैर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कोफैक्टर्स कहलाते हैं, अगर तो ये अलग हो जाएं जैसे अभी हमने एनिमेटेड डायग्राम में देखा है तो उनको कोएंजाइम्स कहते हैं। लेकिन और इसमें जो है मेटल आयंस वगैरह शामिल होते हैं, मिसाल के तौर पर आयरन, मैग्नीशियम आयंस वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर ये वाले कोफैक्टर्स जो हैं ये एंजाइम के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाएं तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी एग्जांपल्स में चंद वाइटामिन मसलन बायोटिन और हीम ग्रुप वगैरह शामिल होते हैं। और जो कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स है उसमें जो है NAD आ जाता है, NADP आ जाता है, और ये कोएंजाइम्स होते हैं ये कमज़ोर कनेक्शन के साथ एंजाइम्स के साथ जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने एनिमेटेड डायग्राम में भी देखा।
उसके बाद बच्चों आगे आ जाता है पॉइंट नंबर 6 या करेक्टरिस्टिक नंबर 6 के जो है एंजाइम्स वो पेचीदा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सीरीज़ के तौर पे काम करते हैं। यानी अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म में कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम काम कर रहा है, फिर उसके बाद अगला एंजाइम काम करता है, फिर प्रोडक्ट बन जाती है, उसके साथ ही अगला एंजाइम काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैंने डायग्राम लगाई है ग्लाइकोलिसिस की, तो इसमें देखिए जो सीरीज़ के तहत एक प्रोसेस के बाद अगला, अगले के बाद अगला, इस तरह से एंजाइम्स की रिएक्शन को दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों आ जाता है पॉइंट नंबर 7 कि सनतों में एंजाइम्स का इस्तेमाल, कि सनतों में एंजाइम्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नंबर 1 पे आ जाती है फूड इंडस्ट्री, यानी स्टार्च को सादा शक्कर में तोड़ने वाले एंजाइम्स सफ़ेद रोटी, बन और रोल्स तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। पनीर की पैदावार के लिए भी एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है कागज़ की सनत, तो एंजाइम स्टार्च को तोड़कर इसके गाढ़ेपन को ख़त्म करते हैं और इस तरह से कागज़ बनाया जाता है, यानी पेपर बनाया जाता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, तो प्रोटीएज एंजाइम कपड़ों पर लगे प्रोटीन्स के धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह एमाइलेज जो है ये एंजाइम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इन पर लगे स्टार्च उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, तो एंजाइम स्टार्च और प्रोटीन को तोड़कर सादा शुगर, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स पैदा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट वगैरह इन मादों को फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। इंसानी इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ़ मसनूआत तैयार की जाती हैं इस तरह से। तो बच्चों इस तरह आपने 1 बाय 1 जो है एंजाइम्स की खसूसियात देख ली। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।